हाँ, समस्त भारतवासियों, भाई बहनों, नमस्कार। मैं अजय सिंह। मैं आज जो हमारे ये 4 वर्ण हैं, मैं उसके ऊपर थोड़ी छोटी सी एक वीडियो बनाता हूँ एक स्वयंसेवक होने के नाते। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये 4 वर्ण थे जो ऋग्वेद में इनका वर्णन मिलता है। और ऋग्वेद में किसी भी जातीय व्यवस्था का वर्णन नहीं मिलता। उसमें स्पष्ट ऋग्वेद में ये एनसीईआरटी में ही पढ़ाया जाता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता आटा पीसने की चक्की चलाती है। वहाँ किसी जाति की व्याख्या नहीं की गई है और कर्म ही जाति है, ये ऋग्वेद कहता है। और हमारे यहाँ शास्त्रों में भी कर्म को ही सर्वोच्च माना गया है। भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि कर्म ही हिंदू धर्म की रीति रीति है। और इसीलिए हमारी संस्कृति ने विश्व को वसुधैव कुटुम्बकम की संज्ञा दी है और समस्त विश्व को अपना परिवार माना है। मानव कल्याण के लिए हमारे यहाँ महान पुरुषों ने कार्य किए हैं। बड़ी बड़ी यहाँ पर उपदेश भगवान कृष्ण के द्वारा, गीता, किसी को भी देख लो, भगवान के द्वारा जो भी यहाँ ग्रंथ बोला गया है उसमें कहीं पर भी जाति विशेष का कोई वर्णन नहीं मिलता। ये तो सब अभी किसी ने 500 वर्ष पहले, किसी ने 400 वर्ष पहले, मनुस्मृति 1800 वर्ष पहले 1 शताब्दी में इसकी रचना की गई थी। और ये बहुत बाद की हैं जिस समय हमारे यहाँ देश में जाति व्यवस्था का एक प्रचलन शुरू हो गया था, तो उस समय इसका वर्णन मिलता है। तो मेरा मुख्य बिंदु है चारों वर्णों पर। और हमारे यहाँ जो एक चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य की जो कल्पना की गई है, वो एक राष्ट्र पुरुष के जो 4 हमारे पार्ट होते हैं, 2 भुजाएं, एक सर, एक आपका पेट और एक आपके दोनों टांग, इन चारों की कल्पना इन चारों वर्णों के अनुसार की गई है। जिस तरह से एक व्यक्ति इन चारों के बगैर अधूरा है। अगर किसी व्यक्ति के ये गर्दन से ऊपर का हिस्सा नहीं होगा तो पूरा शरीर ऑपरेट नहीं हो सकता, क्योंकि माइंड ही इसको ऑपरेट करता है। अगर भुजाएं नहीं होंगी तो आप शरीर की रक्षा कैसे करेंगे? अगर हमारे टांग नहीं होंगी तो हमारा शरीर के बाकी के जो 3 अंग ऊपर के हैं, आपकी बाजू, आपका सर, आपका पेट, ये चल नहीं सकता, दूसरे स्थान को जा नहीं सकता। तो इसलिए एक राष्ट्र पुरुष की कल्पना जो की गई है वो इन चारों वर्णों को मिला के की गई है। और ये चारों वर्ण हमारे संतुलन में चलने चाहिए, तभी एक राष्ट्र सर्वोपरि ऊपर की ओर हमारे इस दुनिया में अपना प्रकाश फैला सकता है और अपना विकास कर सकता है। तो हमारे यहाँ ब्राह्मण को इस मुख से या इस शरीर के ऊपर के पार्ट से बोला हुआ माना गया है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण एक वक्ता है और वक्ता जब तक संभव नहीं है जब तक वो ज्ञान ना दे। और ज्ञान कब दिया जा सकता है? जब वो वक्ता हो। तो एक ब्राह्मण को इसकी संज्ञा दी गई है। और ब्राह्मण वो है, शास्त्रों में स्पष्ट किया गया है कि जो विद्वान है वो ब्राह्मण है, इसका किसी जाति से कोई मतलब नहीं है। क्षत्रिय वो है जिसकी भुजाओं में दम हो, जिसने अपनी भुजाओं को इतना प्रभावशाली बना दिया हो कि वो रक्षा कर सके, वो क्षत्रिय है। और वैश्य वो जो व्यापार करने में सक्षम हो, यानी कि हमारे पेट अगर गड़बड़ है, पेट में खाना अच्छी तरह से नहीं पिचेगा तो वो क्या तो भुजाओं को दे देगा, क्या मस्तिष्क को, क्या टांगों को, शरीर का विकास ही नहीं होगा। इसकी कल्पना वैश्य से की गई है। और हमारी जो टांगें हैं ये इन तीनों को लेके चलती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान को, इसलिए इसको सेवक का दर्जा दिया गया है, यानी कि शूद्र। शूद्र मीन सेवक। और सेवक जो होता है ये तो केवल एक कार्य को करने का काम है। तो हमारे यहाँ जो शूद्र है, सेवक है, वो कर्मचारी से तुलना होती है उसकी। और जो किसी भी कार्य में सरकार भी अपने कार्य करती है वो कर्मचारियों द्वारा करती है। यदि सरकार के कर्मचारी सही होंगे तो कार्य अच्छा होगा और वो सरकार अच्छी चलेगी। और यदि कर्मचारी सही नहीं होंगे, भ्रष्ट होंगे, तो कार्य गलत करेंगे, भ्रष्टाचार कर करके वो कार्य को बिगाड़ देंगे। तो इसलिए हमारी जो टांगें हैं उनको शूद्र इसीलिए कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि टांग हमारे सर का काम करेंगी और सर हमारा टांग का काम करेगा। जिस व्यक्ति को जहाँ जिस कार्य के लिए लगाया जाता है वो अपना कार्य करे। तो इसलिए राष्ट्र पुरुष की जो कल्पना की गई है वो इन चारों वर्णों को मिलाकर हमारे शरीर से की गई है। और राष्ट्र, ये चारों अगर संतुलन में चलेंगे तो राष्ट्र तरक्की करेगा। हमारे यहाँ की सेनाएं अगर अच्छी होंगी तो हमारा क्षत्रिय, हमारे जो भुजाएं हैं वो मजबूत है राष्ट्र की। अगर हमारा बुद्धिजीवी वर्ग जो हमारा यहाँ कार्य करता है देश के अंदर, वो अगर अच्छा होगा तो हमारा मुख अच्छा होगा। अगर हमारे व्यापारी अच्छे होंगे देश के तो हमारा पेट अच्छा होगा। और अगर हमारी टांग यानी हमारे कर्मचारी अच्छे होंगे तो हमारी टांगें अच्छे काम करेंगी, तो हमारा पूरा शरीर स्वस्थ होगा, अच्छा होगा। इसीलिए अगर ये चारों वर्ण काम करेंगे तो हमारा जो राष्ट्र है वो अच्छा होगा। और राष्ट्र अगर अच्छा होगा तो वो देश तरक्की करेगा।
इसलिए राष्ट्र की तुलना इन चारों वर्णों में एक राष्ट्र पुरुष से की गई है। इसको समझने की ज़रूरत है। मैं पूरे समस्त देशवासियों से अपील करता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको हाईलाइट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमारे देश में जो ये भूचाल आया ये इन लोगों को तक समझ सके, पहुँच सकें, ये लोग समझ सकें। मैंने देखा कि वकील बड़े बड़े वकील के हाई कोर्ट के, अरे तुम वकील हाई कोर्ट के बन गए, तुम्हें ये बात पता नहीं है, स्पष्ट हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, हिस्ट्री में लिखा हुआ है, उसको समझने की आवश्यकता है। इसको तोड़ो मरोड़ो मत। बहुत इधर उधर हमारे देश ने बड़ी यातनाएं सही हैं, इसको समझने की ज़रूरत है और गलत प्रचार करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। गलत प्रचार करके ही हमारे देश के लोगों को बरगलाया जाता है और उन पर पॉलिटिक्स की जाती है, जिससे इस देश का नुकसान हुआ है। हमें अब 21वीं सदी में लोग पढ़े लिखे हैं और बातों को समझने वाले लोग हैं। जातिवाद का बिल्कुल जो विरोध करना चाहिए, कोई जाति नहीं, हम समस्त भारत के नागरिक हैं और हम भारत के नागरिक की हैसियत से सोचें। और जब हम भारत के नागरिक बन जाएंगे तब हम इस देश में आगे बढ़ेंगे, इस देश को विश्व गुरु तक ले जाएंगे। विश्व गुरु बनाने के लिए हमें भारत के नागरिक की तरह सोचना होगा। दलित दलित करके या शूद्र शूद्र करके हम इस देश का विकास नहीं कर सकते। जय हिंद, भारत माता की जय।